हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट सेकंड में जो इसमें बचे हुए क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट के। आज हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे इस चैप्टर के, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल है द लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से किस अणु का ध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें जो है हमें देखना है कि डायपोल मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए डायपोल मोमेंट जो होता है, अगर किसी भी कंपाउंड की डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है तो वो नॉन पोलर होता है। किसी भी कंपाउंड के डायपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू 0 होती है तो नॉन पोलर होता है, और अगर म्यू 0 नहीं होता है तो वो पोलर कंपाउंड हो रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए कि किसी कंपाउंड के अंदर पोलर कंपाउंड है या नॉन पोलर है, तो उस चीज़ के लिए हमें डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें सबसे पहले सभी मॉलिक्यूल का शेप पता होना चाहिए। तो अमोनिया का जो शेप होता है उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है और 3 इसमें हाइड्रोजन ऐसे नीचे की तरफ लगे रहते हैं, NH3। तो यहाँ पर आपको इस टाइप का शेप मिलता है। ठीक है, ये पिरामिडल होता है, पिरामिडल अमोनिया। H2O को देखें तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऐसे, और 2 हाइड्रोजन नीचे की तरफ ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसको एंगुलर या वी शेप भी बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर। SO3 को अगर आप देखोगे तो SO3 में आप जो है इसमें आएगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये कौन सी ज्योमेट्री आती है यहाँ पर? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री या शेप दोनों होता है। HI जो होगा वो ऐसे होगा, H और I लीनियर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जब भी हमें डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होता है तो उस टाइम हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, और दूसरा लोन पेयर जिस साइड होगा उस टाइप डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। और एक बात और ध्यान रखनी है, सेम डायरेक्शन में जो डायपोल होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम अमोनिया में देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें पहला डायपोल ऐसे होगा, दूसरा इस वाले नाइट्रोजन हाइड्रोजन में भी दूसरा डायपोल होगा, और तीसरा इस वाले बॉन्ड में भी ऐसे ही ऊपर की तरफ डायपोल होगा। अगर चौथा डायपोल हम देखें तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसमें लोन पेयर ऊपर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें चौथा डायपोल ऊपर की तरफ ऐसे दिखाएंगे। तो इन सभी से मिलकर के जो रिजल्टेंट डायपोल बनेगा वो कहाँ की ओर होगा, वो सब ऊपर की तरफ ही आएगा। ठीक है, तो सारे डायपोल एक दिशा में यहाँ पर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा खासा डायपोल मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू कितनी होगी वो हम अभी ऐसे डायरेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर डायपोल मोमेंट बढ़िया आएगा। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें ऐसे ही, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो यहाँ से H2O के केस में देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ की ओर डायपोल मूवमेंट, यहाँ पर भी सेम ऑक्सीजन की तरफ डायपोल मूवमेंट, और लोन पेयर क्या है, दोनों ऊपर की तरफ ही है तो एक लोन पेयर का डायपोल मूवमेंट और ये दूसरे लोन पेयर का डायपोल मूवमेंट भी ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है, दूसरे का भी डायपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो आएगा वो सब कहाँ की ओर है, ऊपर की तरफ ही डायपोल मूवमेंट यहाँ पर से आएगा। तीसरा अगर हम SO3 में देखें तो एक डायपोल तो इस डायरेक्शन में है और एक डायपोल ऑक्सीजन वाला इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा SO में एक डायपोल ये वाला होगा। तो ये दोनों जो एक सेम साइड में ये वाला और ये वाला, इनका एक रिजल्टेंट इनके बिल्कुल बीचों बीच आएगा ऐसे। ठीक है, और वो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो क्या होगा, वो जो है ये वाला जो डायपोल है, ये वाला जो डायपोल है और ये वाला जो डायपोल है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कौन सा, एक ये वाला और एक ये जो रिजल्टेंट आया इन दोनों का एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इस वजह से इस केस में यहाँ पर जो आएगा म्यू आएगा, क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। म्यू यानी डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, इस केस के लिए 0 आ जाएगी थर्ड के लिए। ठीक है, तो थर्ड तो कैसा हो जाएगा, SO3 कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। जितने भी सिमेट्रिक टाइप के कंपाउंड जनरली होते हैं वो ज़्यादातर नॉन पोलर टाइप के रहते हैं। HI में भी क्या होगा,
H और I में आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पर म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, कुछ ना कुछ आएगा। और इस फर्स्ट केस में भी म्यू 0 नहीं होगा और सेकंड केस में भी H2O के केस में भी म्यू 0 नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अब जो डायपोल डिपेंड करता है वो म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू एल। ठीक है, ये जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि Q जो होता है वो होता है चार्ज सेपरेशन और L होता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज का सेपरेशन होगा बॉन्ड के बीच में, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डायपोल होता है बॉन्ड के बीच में, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उतना ही ज़्यादा डायपोल होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन केस में सभी ज़्यादातर यहाँ तो ये तो खैर इसमें डायपोल 0 है और सभी में क्या लग रखा है, हाइड्रोजन जोड़ रखा है, तो बॉन्ड लेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम डिफरेंस देखें तो H2O सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पर दो लोन पेयर का भी क्या आ रहा है, डायपोल आ रहा है। इस वजह से सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट जो होगा वो H2O में होगा, इस वजह से सबसे ज़्यादा पोलर भी H2O इन केस में होगा। ठीक है, उससे कम कौन सा होगा, फिर अमोनिया होगा। अगर ऑर्डर हम देखें तो ऑर्डर में सबसे ज़्यादा होगा कौन सा, H2O, उससे कम होगा अमोनिया, उससे कम होगा HI और सबसे कम होगा SO3। ठीक है, क्योंकि SO3 में डायपोल मोमेंट 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो H2O के केस में क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दो डायपोल ये वाले जनरेट हुए और दो लोन पेयर का डायपोल बना, तो काफ़ी अच्छा खासा डायपोल मोमेंट है। इस वजह से H2O में सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा या सबसे ज़्यादा पोलर भी वही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला पर देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन कोऑर्डिनेट लिंकेज। इसमें से किस उत्पाद के अंदर कौन सा है, उपसहसंयोजी बंध है, उपसहसंयोजी बंध है। ठीक है, बंध है, कोऑर्डिनेट लिंकेज। ठीक है, तो अब इसमें आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो है सारे के सारे कंपाउंड जो है सभी में क्या है, कोऑर्डिनेट लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, अब कैसे इनका स्ट्रक्चर से आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा तो आप इसका इसका कोऑर्डिनेट लिंकेज देख पाएंगे। इनके स्ट्रक्चर्स में अगर आप जाएंगे तो जैसे SO3 में जो होता है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, S डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है, तो SO3 का ये हो गया। ओजोन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो O बीच में। ठीक है, ओजोन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल बीचों बीच में रहता है और डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। एक चीज़ और समझना, जहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे ओजोन का अगर स्ट्रक्चर है तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं फॉर्मल चार्ज के बेस पर, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर से अगर आप इसको ऐसे दिखाएंगे तो ऑक्सीजन पे प्लस फॉर्मल चार्ज होगा और इस ऑक्सीजन पर माइनस फॉर्मल चार्ज होगा। इन जनरली जो कंपाउंड या जो एलिमेंट अपनी नॉर्मल वैलेंसी से एक बॉन्ड ज़्यादा बना लेते हैं उन पर एक प्लस चार्ज आता है और एक कम बॉन्ड बनाते हैं तो इन पर एक माइनस चार्ज आता है। जनरली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड बना दिए तो बीच वाले ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया और किनारे वाले ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड की जगह एक ही बॉन्ड बना रखा है तो इस पर एक माइनस चार्ज आ गया। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर हमें दिख रहा है। ऑक्सीजन ने क्या कर रखा है, एक दूसरे ऑक्सीजन की तरफ, सेंटर वाले ऑक्सीजन ने साइड वाले ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर दे रखा है। सेम यहाँ पर सल्फर ने भी ऑक्सीजन की तरफ दे रखा है, तो यहाँ पर हमें दोनों में कोऑर्डिनेट लिंकेज दिख रहा है। ऐसे H2SO4 में आप देखेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, यहाँ पर SOH OH और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे जुड़ा रहेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे दूसरे ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा रहेगा। तो सभी में यहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेट लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन पेंट 4 इन 1 आयन ईच। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो हमारा ये कंपाउंड है पेंट 4 इन 1 आयन, इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, कितने इसमें क्या पाए जाते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है कंपाउंड का नाम, पेंट 4 इन 1 आयन। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए तभी आप सिग्मा और पाई बॉन्ड बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए पेंट मतलब क्या होता है, 5 कार्बन। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। ठीक है, पेंट है। ठीक है, पेंट 4 पे क्या है, ईन है ना, तो यहाँ पर से आप काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4, और इस पे कौन सा है, ईन है मतलब डबल बॉन्ड है। ठीक है,
4 इन हो गया, ठीक है। और 1 पे क्या है, आइन, मतलब 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन पे, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो पेंट 4 इन 1 आइन आपको यहाँ पर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें आप देखिए कार्बन ने सभी जगह क्या करेंगे, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। इसने 3 बॉन्ड फर्स्ट वाले कार्बन ने बनाए रखा है, तो एक हाइड्रोजन इस पर बचेगा। दूसरे ने 3 बॉन्ड इस साइड को बना रखे हैं, एक बॉन्ड यहाँ की ओर बना रखे हैं, तो इसको 4 कंप्लीट है। अब अगर थर्ड कार्बन को देखोगे तो 2 बॉन्ड इसने बना लिए हैं, तो 2 हाइड्रोजन और लगे होंगे इसमें, एक हाइड्रोजन ये लगा लिया हमने, एक हाइड्रोजन और ऊपर की तरफ हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला कार्बन देखें 4th नंबर का, तो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक और बॉन्ड बना लेंगे और लास्ट वाले में 2 बॉन्ड और बन जाएंगे हाइड्रोजन वाले, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम काउंट करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर, पहले तो स्ट्रक्चर हो गया, पेंट हो गया 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 4 पे इन हो गया, मतलब 4 चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड है और फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पेंट 4 इन 1 आइन। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो है आपको अगर डबल बॉन्ड और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करेंगे तो आप देखिए हर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड होता है तो उसमें पहला बॉन्ड कौन सा रहता है, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा कौन सा रहता है, पाई बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी जगह मल्टीपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन तो सभी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं, तो 1 2 सिग्मा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 10 तो क्या हमको दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, 10 हमको सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। और पाई बॉन्ड देखेंगे तो 2 पाई बॉन्ड इस ट्रिपल बॉन्ड में होंगे और 1 पाई बॉन्ड कहाँ होगा, इस डबल बॉन्ड में होगा। तो 3 कौन से पाई दिख रहे, पाई बॉन्ड। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस पेंट 4 इन 1 आइन में 10 सिग्मा बॉन्ड है और क्या है, 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर हमारे प्रीवियस ईयर्स LT लेक्चरर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मोस्ट कोवलेंट हैलाइड, ठीक है। इसमें से कौन सा है सबसे ज़्यादा सहसंयोजी हैलाइड कौन सा है, सहसंयोजी हैलाइड कौन सा है, ठीक है। हैलाइड कौन सा है ये हमें बताना है, ठीक। तो अब इसके लिए ना, जब भी हमें जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये सभी क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। और आयनिक कंपाउंड में अगर आपको देखना है कि कोवलेंट कैरेक्टर कितना रहेगा, ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर कितना रहेगा, तो इस चीज़ के लिए आपके पास एक रूल होता है जिसको बोलते हैं फेजान्स रूल। क्या बोलते हैं इसको, फेजान्स रूल, ठीक है। फेजान्स रूल क्या कहते हैं, आपको इन शॉर्ट टर्म में मैं बताऊं तो फेजान्स रूल आपको एक ही लाइन में अगर समझना है तो आप देखेंगे कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कब ज़्यादा होता है, जब कैटायन जो होता है छोटा होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। और एनाइन कैसा होना चाहिए, एनाइन बड़ा होता है, ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, ठीक है। वैसे भी कैटायन छोटा ही रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जब भी क्या होता है कैटायन छोटा रहता है, और कैटायन तो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और एनाइन कैसा होना चाहिए, बड़ा, ठीक है। और कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और एनाइन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो AlI3, AlCl3, AlBr3 और AlF3 सभी में जो कैटायन है वो कौन सा है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कैटायन है सभी केस में, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सभी जगह, ठीक है। लेकिन एनाइन चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रोमीन है, और इस केस में क्या है, फ्लोरीन है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, आयोडीन का होगा, उससे छोटा किसका होगा, क्लोरीन का होगा, उससे छोटा ब्रोमीन का होगा, और सबसे छोटा किसका होगा, फ्लोरीन का साइज रहेगा, ठीक है। तो एनाइन का साइज सबसे बड़ा किसमें है, फिर सभी में -1 ही चार्ज होगा, आयोडीन में भी, क्लोरीन में भी, लेकिन सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का सबसे बड़ा साइज, सबसे बड़ा साइज,
ठीक है, सबसे बड़ा साइज आयोडीन का है, तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कैटाइन और एनाइन पर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और कैटाइन छोटा होना चाहिए, एनाइन बड़ा होना चाहिए, तो उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा हेजॉन्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एंगल बिटवीन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि किस यौगिक में क्या है, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, हमारे पास एक हाइब्रिडाइजेशन का थ्योरी होती है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो उसमें आपको जो है पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री वगैरह किसी कंपाउंड की क्या है, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किस में है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मीथेन में देखें तो मीथेन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, और BF3 में जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। PF3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, 3 फ्लोरीन, जैसे फॉस्फोरस से क्या लग रखे हैं, 3 फ्लोरीन लग रखे हैं, और इस पर एक लोन पेयर रहेगा। ठीक है, तो 5 क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहते हैं फॉस्फोरस पे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 ही इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाएगा। अमोनिया में ये भी 15वें ग्रुप का है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 3 ने सिग्मा बॉन्ड बना दिए, तो एक लोन पेयर बचा, तो टोटल 4 आया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सभी के सभी कैसे हैं, केवल BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बाकी सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो आप यहाँ पर से अगर देखेंगे तो एक चीज़ आपको यहाँ से दिखेगी, हाँ, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि अगर CH4 में जाए तो सभी के सभी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन से ऐसे जुड़े रहेंगे, 1 2 3 और 4, ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल। ठीक है, और जब भी टेट्राहेड्रल रहता है तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, तो इसका एंगल जो होता है 109.5 डिग्री रहता है। और BF3 के केस में अगर हम देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहती है। ठीक है, तो अगर हम देखें बोरॉन से 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, 1 2 और ये तीसरा फ्लोरीन, तो जब भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहती है तो आपको याद होना चाहिए इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, और सभी में देखिए सभी टेट्राहेड्रल ही है, तो यहाँ पर अगर हम PF3 भी ले लें तो इसमें एक लोन पेयर रहेगा और 3 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू फ्लोरीन जुड़े रहेंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा 109.5 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पर क्या करता है, रिपल्सन करता है। सेम अमोनिया के केस में भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा, NH H, यहाँ भी बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा 109.5 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन सभी में sp3 है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर भी है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो BF3 ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है और सभी में 109 से या उससे कम का बॉन्ड एंगल हमको दिख रहा है, तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, BF3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, कि इसमें बॉन्ड एंगल किसमें सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द मॉलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ आयोडीन हेप्टाक्लोराइड ICl7। इसमें से ICl7 की ज्योमेट्री कौन सी होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ICl7 जो है इसका अगर आप देखेंगे तो आयोडीन जो है 17वें ग्रुप का होता है। इसमें क्या होता है, 7 क्या रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के साथ क्लोरीन क्या हो रखे हैं, उसके साथ 7 जो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन है उनके साथ क्या बना रखा है, उसने सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, तो 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा, sp3d3। ठीक है, और sp3d3 ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन आता है तो इसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, तो PBP यानी पेंटागोनल बाईपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आयोडीन बीच में रहेगा और इससे 1 2 3 4 5, ये पेंटागोनल ज्योमेट्री में फ्लोरीन क्लोरीन जुड़े रहेंगे, 1 2
3 4 और ऐसे 5, ठीक है। फिर हो गया पेंटागोनल, और एक और 2 क्लोरीन क्या होंगे, ऊपर से और नीचे से ऐसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो एक क्लोरीन ऊपर की तरफ ऐसा लगे रहेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, और एक क्लोरीन इसके नीचे की तरफ लगा रहेगा। तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल।